क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क। जब भी हम इंग्लिश में लिखते हैं या फिर किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं तो उनके जो विराम चिन्ह होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि विराम चिन्हों से ही हमको पता चलता है सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव कि हमको वह क्या कहना चाहता है। यदि हमारे जीवन में पंक्चुएशन मार्क ना हो, विराम चिन्ह ना हो, तो हमें लिखते समय सपाट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, जिससे हमको आधा से ज्यादा अर्थ तो समझ में नहीं आएगा कि वो बोलना क्या चाहता है, कि सामने वाला हमको क्या कहना चाहता है। इसलिए विराम चिन्हों को बहुत ज्यादा प्रयोग होता है और साथ में ही इनका बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंस है। तो अब हम एक एक करके सारे पंक्चुएशन मार्क को लर्न करेंगे। आपको अच्छे से सीखना है। हम डिटेल में सारे पंक्चुएशन मार्क को पढ़ेंगे। पंक्चुएशन मार्क मतलब होता है हिंदी में विराम चिन्ह। पंक्चुएशन मीन्स होता है द करेक्ट यूज ऑफ स्टॉप्स इन राइटिंग। राइटिंग में स्टॉप्स का, विराम का अच्छे से प्रयोग करना ही पंक्चुएशन कहलाता है। तो इसमें हमारे टोटल 12 टाइप्स होते हैं पंक्चुएशन मार्क में। सबसे पहला होता है हमारा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हम विराम, पूर्ण विराम भी कहते हैं हिंदी में। और यह फुल स्टॉप किसी भी वाक्य के खत्म हो जाने के बाद लगता है। जैसे कि राम स्कूल जाता है, तो ये वाक्य खत्म हो गया, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। तो उसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा कि वह हम जो अपना बात बताना चाहते हैं एक बार में यदि खत्म हो जाता है फिर फुल स्टॉप लगता है। और यह जितने भी विराम चिन्ह है उसमें सबसे लंबा विराम चिन्ह यही है। इसके बाद हम कम से कम 1 से 2 सेकंड के लिए कम से कम रुकते हैं, जैसे कि माय नेम इज अभिषेक, इस प्रकार से। तो हम ये जब बोल लिए अपने बारे में उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, जैसे कि सी इज सीता, वह सीता है, उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया। मतलब कि हमारा यहाँ पर कहने फुल स्टॉप लगाने का मतलब यह है कि हमने जो बात कहना था वह हमने एक लाइन में कह दी। ठीक है, तो जब भी आप फुल स्टॉप कहीं भी लगे, यदि आपको पढ़ते समय इसका विशेष ध्यान देना है एवं लिखते टाइम भी इसका विशेष ध्यान देना है कि कहाँ पर हमको फुल स्टॉप लगा है, तो हमको वहाँ पे रुकना है। यदि हम नहीं रुकेंगे तो हमें अर्थ अच्छे समझ में नहीं आएगा, और जो हमारा सुनने वाला है उसको समझ में नहीं आएगा, और जो हम लिखेंगे तो पढ़ने वाले को भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब हम इन चिन्हों का अच्छे से प्रयोग करना सीखना है। दूसरा होता है हमारा शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म मतलब ये होता है संक्षिप्त रूप। इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं संक्षिप्त रूप। जिस प्रकार जैसे हम एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स को हम सिर्फ एमए बस दर्शाते हैं, ये तो यह इसका संक्षिप्त रूप हुई। जैसे कि डॉक्टर को हम पूरा डॉक्टर न लिखकर हम सीधे इसको डीआर लिख देते, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका संक्षिप्त रूप होता है। इस प्रकार से हम बहुत सारी चीजों का संक्षिप्त रूप बनाते हैं। जैसे मिस्टर को पूरा लिखकर एम लिख देते हैं। इस प्रकार से यह संक्षिप्त रूप होता है, और संक्षिप्त रूप में भी हमको डॉट लगाकर उसको दर्शाया जाता है। जैसे कि मिसिज को MRS करके डॉट लगा देते हैं। इस प्रकार से कोई भी डिग्री होता है, जैसे BSc, तो BSc का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस, तो हम उसको सिर्फ BSc लिख देते हैं, वो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे नंबर पे हमारा आता है कॉमा भी हमारे राइटिंग में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। इसको हम अर्धविराम भी कहते हैं, अल्पविराम। इसका मतलब ये होता है कि जहां भी ये लगा होता है ये चिन्ह, वहां पे हमें आधे समय के लिए रुकना पड़ता है, थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है, थोड़ा सा सांस लेने के लिए हल्का सा रुकना पड़ता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट एंड सडनली आई सॉ माय फ्रेंड। ठीक है, इस प्रकार से यदि जैसे कह सकते हैं कि राहुल मेरा दोस्त है और वह कक्षा 9वीं में पढ़ता है, उसके पास एक बाइक है। इस प्रकार से तो हम जो ये बोल रहे हैं, तो एक सांस हमको बोलते बोलते क्या होता है, हमको सांस लेने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो सांस लेने के लिए हम कोमा जहां लग रहता है वहीं पे हम रुक कर थोड़ा सा सांस ले लेते हैं। ठीक है, सेमीकोलन ये होता है कि ये अल्पविराम के ही जैसा रहता है,
और इसका भी प्रयोग तब किया जाता है जब हमें थोड़ा सा कहीं पे उस वाक्य से एक वाक्य और मतलब कि एक सेंटेंस से पूरा वाक्य है उसमें दो अलग अलग चीजों को यदि जोड़ कर लिखना हो तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ पे भी रुका जाता है। नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह में जब भी हम कहीं क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, इंट्रोगेशन मार्क। जैसे कि व्हाट इज योर नेम। अब व्हाट इज योर नेम में हमने क्वेश्चन पूछा कि आपका नाम क्या है, तो इसके पीछे भी हम ये चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार से। हु आर यू, आप कौन हो। हाउ आर यू, इस प्रकार के जब हम प्रश्न पूछते, कोई से भी छोटे छोटे प्रश्न, बड़े से बड़े, तब भी हम ये वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसमें चिन्ह लगा हो तो हमें देखकर ही समझ जाता है कि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसमें आदि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है इसको हिंदी में। यहाँ पे हम अपने मन के जैसे हर्ष, अपने उत्साह को, उल्लास को या दुख को प्रकट किया जाता है। जैसे वाओ व्हाट अ सीन, तो वाओ कहा गया है व्हाट अ सीन, तो इसमें हमने वाओ बोला, उसके बाद भी हम लगा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे हमारे इस प्रकार के सडन फीलिंग्स होते हैं। सडन मतलब अचानक से निकलने वाले फीलिंग्स, इमोशंस, तो उनके सामने हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं। उसमें हमारे दुख के भी होते हैं, आश्चर्य के भी होते हैं, प्रशंसा के भी होते हैं। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, इसका राइटिंग में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। जब हम किसी खास व्यक्ति के द्वारा कोई बोले गए नारे हो गए या कोई ऐसा बहुत महान व्यक्ति द्वारा बोला गया वाक्य रहता है, यदि हमको लिखते समय उस वाक्य को अपने राइटिंग में लिखना है तो हम इस प्रकार के इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं उस वाक्य को लिखने के लिए। इसका मतलब है कि यह वाक्य वैसा ही लिखा गया है जैसे कि उन्होंने बोला था, किसी व्यक्ति ने बोला। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, डू और डाई। तो यदि हमको अपने निबंध में या लेख में या आर्टिकल में लिखना है डू और डाई, तो हम ये वाला कॉमा लगाकर लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है। इसके बाद है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर तो आप जानते हो, हमारे इंग्लिश में ये ए बी सी डी, ये सब हमारे कैपिटल लेटर जो बड़े अक्षर होते हैं। वो बड़े अक्षरों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है आपको ध्यान रख सुनना है। जैसे कि हम किसी भी सेंटेंस को शुरुआत करते हैं, किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं, तो फर्स्ट लेटर जो रहता है वो हमेशा कैपिटल लेटर रहता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के नाम या किसी स्थान के नाम, उसके नाम को सामने हम शुरुआत में कैपिटल लेटर्स लिखते हैं। किसी भी न्यूज़पेपर के नाम को कैपिटल लेटर्स लिखेंगे। किसी भी रिवर के नाम को, नदियों के नाम के भी हम कैपिटल लेटर्स लिखेंगे। किसी प्लेनेट के नाम को भी कैपिटल लेटर्स लिखेंगे। या जितने भी हमारे प्रॉपर नाम होते हैं उन सब के सामने हम कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करते हैं लिखते समय। ठीक है। इसका बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है क्योंकि राइटिंग में यह बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, कैपिटल लेटर का कहाँ प्रयोग करना है। इसके अलावा जब हम कंप्यूटर में टाइपिंग भी करते हैं तब भी कैपिटल लेटर का कहाँ प्रयोग करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब भी हमारा फिल स्टॉप लग जाता है, ये वाला स्टॉप लग जाता है किसी सेंटेंस में, ठीक है, तो उसके बाद भी हम नया वाक्य शुरू करेंगे तो कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट होता है अपिस्ट्रॉफी। अपिस्ट्रॉफी में क्या होता है, जब हमको किसी के संबंध को बताना हो तो हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये वाला चिन्ह कहाँ पे लगेगा देखो, जैसे कि ही इज राम ब्रदर, वह राम का भाई है। अब यहाँ पे हमारा ये चिन्ह लगा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि राम का भाई है, तो यहाँ पे चिन्ह लगा है, मतलब ये बता रहा है कि राम का वो भाई है, ही राम ब्रदर। इस प्रकार से जब भी हमें किसी का संबंध बताना हो उससे डायरेक्टली, तब हम अपिस्ट्रॉफी का लगाते हैं यूज। इसके अलावा नेक्स्ट होता है हमारा हाइफन। हाइफन का प्रयोग हम
तब करते हैं जब दो वर्ड्स को हम एक साथ जोड़ के लिखते हैं। जैसे हिंदी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हम माता पिता लिखते हैं तो माता के बाद में छोटा सा डैश लगाते हैं और पिता लिखते हैं वो वाला। इसी प्रकार इंग्लिश में भी हम इसको लिखते हैं, जैसे डे नाइट, या फिर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बीच में इनको लगाया जाता है, जैसे गुड हार्टेड, इस प्रकार। इसके बाद है डैश। डैश का प्रयोग तो आप सभी जानते हैं, डैश बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है इंग्लिश राइटिंग में, और साथ ही साथ हिंदी में भी बहुत ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। डैश का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम कोई बात बता रहे हो, साथ में हमको दूसरा बात भी बताना हो, पर वो बात पहली बात से दूसरा बात थोड़ा सा अलग हो, मतलब कि विपरीत हो, अपोजिट टाइप से हो, उन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो, तब हम बता सकते हैं कि डैश का प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं डैश का प्रयोग कि ही इज गुड पर्सन बट ही इज पुअर, इस प्रकार से कि वह अच्छा व्यक्ति है पर वह गरीब है। इसमें क्या हुआ कि एक चीज दूसरी चीज से मेल नहीं खाती है बात, ठीक है, तब हम डैश का प्रयोग करते हैं। और डैश का प्रयोग कई चीजों के संबंध को बताने के लिए भी किया जा सकता है। हम इसका प्रयोग छोटे छोटे वाक्यों में भी कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा पैरेंथेसिस, ये लास्ट है हमारा 12 नंबर पे। इसका ये होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कोष्टक, ठीक है। ये कोष्टक का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको किसी चीज को हाईलाइट करना हो, या फिर उस चीज कोई चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई ऐसी एक वाक्य है जो कम इंपॉर्टेंट है, या फिर वो कोई वाक्य है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम किसी चीज के बारे में ज्यादा अलग से जानकारी दे रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते टाइम किसी चीज के बारे में, जैसे हम मान लीजिए कि हम इंडिया के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं, भारत का निबंध लिख रहे हैं, अब उसमें हमारा क्या आ गया, हिमालय के बारे में आएगा कि हिमालय सबसे बड़ी पर्वत है करके। तो हिमालय के बारे में हम थोड़ा सा एडिशनल जानकारी दे दी कि वह 8,848 मीटर ऊंचा है। तो उस प्रकार से वो जो हमारा जानकारी रहेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो हम कोष्टक के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको इसको ज्यादा प्रैक्टिस करना है। इसका बोलने में, लिखने में हर जगह प्रयोग होता है, चाहे वो कोई सा भी भाषा हो, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। यदि आप इसको अच्छे से लर्न कर लिए तो आपको रीडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, साथ में राइटिंग में भी मिलेगी हेल्प, और आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। तो तब तक आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।